नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है अपमान। बस माँ, अब बंद करो अपना ये नाटक। जब देखो कहते विवेक ने दही की कटोरी नीचे फेंक दी और बेसिन का नल खोलकर अपने हाथ धोने लगा। देविका भी सकपका गई। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर बंदा किचन में बाहर आई। एक तरफ करी अपनी सास को उसने देखा, फिर फर्श पर गिरी हुई दही की कटोरी देखी तो वह गुस्से से चिल्लानी, ये क्या तरीका है माँ जी, का अपमान किया है आपने और अन्य देवता का भी। 3 साल पहले बंदा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसने देखा था कि अक्सर उसके ससुर अपने पत्नी को अपमानित करते। उसे बड़ा अजीब लगा था। कभी कभी विवेक भी अपनी माँ को झिझक देता था। वो नई नहीं थी, कुछ ही पूछते वो उसे हिचक होती थी। एक दिन उसने अपनी सास को सूखते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने देखा कि विवेक ऑफिस गए हुए हैं और ससुर जी बैंक के काम से बाहर निकले हुए हैं तो वह सास के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। एक स्नेह भरा स्पेस पाकर उसकी सास फूट फूट कर रोने लगी। बंदा ने अपनी माँ सास को रोने दिया, फिर उसे आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ समझा है तो क्या आप मुझे अपनी बेटी ना समझ सकती है। एक अरसे बाद देविका जी ने अपने लिए स्नेह भरे शब्द सुने तो फिर उन्होंने अपना दिल खोल दिया। ससुर जी मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। एक दिन वो हमारे गांव आए थे। मेरा व्यवहार ने उन्हें बहुत संपन्न हुए और मेरे पिताजी से बोले कि मैं अपने बेटे मनोहर का विवाह तुम्हारी बेटी देवकी के साथ कराना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बोले कि एक बार अपनी पत्नी और बेटे से पूछ लो, तुम लोग शहरी बाबू हो, फैक्ट्री के मालिक हो और हम ठहरे एक मामूली किसान। तब मेरे ससुर बोले कि मेरी पसंद ही सबकी पसंद है। शादी के बाद यहाँ आई तो कई दिनों तक तुम्हारे ससुर जी मेरे से दूर ही रहे। तुम्हारी दादी सास भी मुझे ठीक से बात नहीं करती थी। ससुर जी के सामने तो हम अच्छी बहू और अच्छी पत्नी कहलाते, लेकिन अकेले में फिर एक दिन मेरी चचेरी ने हमने मिलने आई तो मैंने उन्हें अपने पति और सास के व्यवहार के बारे में कहा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ताई जी मनोहर भैया के लिए शहर की पढ़े लिखी लड़की लाना चाहते थे। ताऊ जी ने अपने पसंद कर लिया। पर भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। और फिर सच में चमत्कार हो गया। मैं 9 महीने बाद विवेक मेरी गोद में खेलने लगा। ससुर जी बहुत खुश हुए। सास तो विवेक को अपने गोद से नीचे उतारती नहीं थी, पर बेटी वो तो खुशियाँ तो बस 4 दिन की चांदी थी। कहते हुए देविका जी ने बंदा के हाथ पे अपना हाथ रखा और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, विवेक 4 वर्ष का हो गया। मेरे ससुर को हार्ट अटैक आया और वो उस दिन के बाद से तुम्हारे ससुर जी फिर से बदल गए। बात बात में मुझ पे झल्लाते के पास जाने की कोशिश करते तो मुझे दुत्कारते। करवा चौथ पे मैं उसकी आरती उतार कर चरण स्पर्श करने लगी तो मुझे ठोकर मारते हुए बोली, बंद करो अपना ये नाटक। अब तो उनकी फोटो देखकर भी विवेक बड़ा हो रहा था। सास उसे मेरे पास आने ही नहीं देती, मेरे खिलाफ भड़काती। मैं पास रखकर अपने बच्चों के लिए तरस रह जाती। अब बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। कभी कभी विवेक भी मुझ पर चिल्लाने लगता। मुझे लगा कि बड़ा होने पे शायद, पर नहीं, सास दुनिया में चली गई, फिर तुम आई। मुझे खुशी है कि विवेक को माँ पसंद की है मिली, लेकिन पत्नी तो उसकी पसंद की है ना। देविका जी के चेहरे पे सुकून के भाव थे। उस दिन बंदा ने अपनी सास से कह दिया कि अब आप अपने बेटे का कोई काम नहीं करेगी। फैक्ट्री में नई मशीन लगने वाली थी। माँ का दिल था, नहीं माना। वो अपने बेटे को दही शक्कर खिलाकर शगुन करने लगी तो विवेक ने उन्हें झटक दिया और हाथ धोकर फैक्ट्री चला गया। शाम को विवेक लौटा तो उसने बंदा से बात नहीं की। रात को दूध का गिलास लेकर बंदा कमरे में आई तो देखा कि विवेक मुंह फेरकर सोने की कोशिश कर रहा है। बंदा उसके करीब जाकर बोली, आपको माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मानती हूँ कि बचपन में जो आपने देखा वही किया, लेकिन अब तो आप समझदार है। आपने कैसे मान लिया कि माँ की ममता एक नाटक है। पिछले दिनों आपने मुझे बताया कि सुशीला की दूसरी मम्मी है, लेकिन उसे बहुत प्यार करती है और सुशील भी उन पे जांच रखता है। फिर माँ जी ने तो आपको 9 महीने तक ने कोख में रखा है, आपके लिए रात रात भर जागी है। आपको एक खरोच भी आती है तो उनका दर्द होता है तो क्या वो सब एक नाटक था। विवेक अपनी माँ की ममता में कोई मिलावट नहीं होती, वो तो निश्चल और निस्वार्थ होती है। जरा सोचिए, मैं भी माँ बनने जा रही हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आपकी तरह ये सोच कर रहे कि मेरी रूह कांप जाती है। माँ जी तो वर्षों से एक ही घाव की टीस सहती आ रही है, फिर भी वो मेरा
गुस्सा होना आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी कहकर वंदना करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगी। विवेक की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदा था। बेटे के व्यवहार से देविका का भी मन आहत था। रोते रोते उनके आगे कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अपने पैरों पर कुछ गीला सा महसूस होने पर उसकी आंख खुली। सामने विवेक को बैठा देखा तो उसकी मन प्रफुल्ल हो उठा। भीगे नैने से विवेक अपनी माँ को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ ये नाटक नहीं है। देविका जी अपने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ बेटे भी भर कर रोए रहे और अपनी प्यास बुझाते रहे और दूसरे करीब बंदा इस अनुरूप दृश्य को आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुराती रही। अब उसे एहसास हो गया था कि माँ की ममता नाटक नहीं होता। हमारी नेक्स्ट कहानी के नाम है खाना। आभा रो रो कर थक चुकी थी। कोई इसे सतावना देने वाला नहीं था। पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था। उसका पति अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। उसे होश नहीं था कि बगल में लेटी पत्नी रो रो कर हकलान हो रही है। आभा बेड पर उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। पूर्णिमा के चांद अपनी चांदी पूरे वातावरण को सरोवर कर रहा था, किंतु उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। वो सजल नेत्रों से आसमान के तारों देखकर अपनी मम्मी के पापा को खोजने का प्रयास कर रही थी। कहाँ चले गए आप लोग मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले आते। आप नहीं जानते कि मैं दुनिया में कितनी अकेली तन्हा हूँ। किससे कहूँ अपना दुख दर्द, किसे अपना राजदार बनाऊँ? पापा, आपने नहीं पता कि आपकी परी राज दुलारी राजकुमारी ना जाने कितने नामों से पुकारते थे। आज कितनी तन्हा बेबसत है। देख सकते हो ऊपर से तो उसकी हालत देख लो। चाचा चाची ने मुझे पाला तो जरूर, केवल अपनी संपत्ति की खातिर, किंतु उन्होंने आपकी इस परी को क्या क्या जुल्म नहीं डाले। जो चाची कभी मेरे गालों पर प्यार से चुमती बौछार कर देती थी, उन्हीं के हाथ से निशान मेरे गालों पे सुबह का छपे रहते। कितना मारती, भूखा रखती, काम करवाती, मैं थक कर चूर हो जाती, पर कभी प्यार के दो बोल नहीं बोलती। हमेशा कोसना, ताने मारना। पापा, क्या मैंने आप लोगों को मारा था? आपकी मृत्यु में मेरा क्या दोष था? किंतु मुझे ही जिम्मेदार ठहराती। पहले तो रोती, अब तो आंसू भी सूख गए। थोड़े बड़े होने पे जैसे जैसे मेरी शादी की जिम्मेदारी से फ्री होना चाहती थी, सो बिना सोचे समझे मुझे यहाँ नरक में ढकेल दिया। यहाँ मुझे कोई नहीं चाहता। ये लोग एक नंबर के लालची है। मुझे कह रहे थे कि अपने बाप की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगो। मम्मी पापा, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जिन चाचा चाची ने मुझे पेट भर खाना नहीं खिलाया, नौकरी की तरह काम करवाया, क्या मुझे संपत्ति में हिस्सा देंगे? नहीं लाने पर मुझे मारते हैं, घर से निकालते हैं, धमकी देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मेरी हालत तो ये हो रही है कि कुएं से निकली खाई में गिरी। सोचा था कि शादी के बाद एक दूसरे घर में जाकर शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी, पर मुझे प्यार करने वाला परिवार मिल जाए, जीवन साथी मुझे समझे और मुझे प्यार करे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी ये गुड़िया तो फुटबॉल की तरह एक घर से दूसरे घर उछाल दी। मैं अपनी व्यवस्था किससे कहूँ? सास में हमेशा अपनी माँ ढूंढती। शायद मुझे बिन माँ के बच्ची को माँ बन जाती तो मेरा मन मृत सुख तृप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। ससुर भी एक पापा नहीं बन सके। मेरी हम उम्र की एक नंद है, उनसे भी अपनी बहन सहेली को ढूंढती, किंतु वो कभी नहीं मिलती। मिलती तो एक कर्कश नर जो हमेशा मुझे धुतकारती रहती, मेरे ऊपर हुक्म चलाती। एक छोटा देवर है, वो भी भाई का स्थान ना ले सका। छोटे छोटे काम पूरे होने पर माँ की शिकायत कर मुझे गालियाँ दिलवाता, पिटवाता है। मम्मी विदाई के समय लड़की को सीख दी जाती है कि सास ससुर को माँ बाप, ननद को देवर, छोटी बहन भाई समझना, पर ऐसा ही सोचती हूँ फिर भी मुझे पराजित क्यों किया जाता है? कितनी प्रताड़ना सहूँ? दुख तो मुझे तब ज़्यादा होता जब आप लोगों को कोसा जाता, गालियाँ दी जाती। मरे हुए लोगों के लिए ऐसा बोलना उचित है क्या? सास हमेशा कहती है कुछ नहीं आता, कोई काम ढंग से नहीं करती। माँ ने क्या सिखाया है? अब आप ही बताओ। मम्मी, उनका ऐसा कहना उचित है क्या? जबकि उन्होंने अच्छी तरह से मालूम है कि आप मुझे छोटी 5 वर्ष की उम्र में ही छोड़ गई थी। चाची ने कुछ सिखाया नहीं, मैं क्या करूँ? क्या वो स्वयं मेरी माँ बनकर मुझे सिखा नहीं सकती? प्यार से सिखाए तो मैं सब सीख जाऊंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। नंद देवर को पढ़ते देख मेरी भी इच्छा होती पढ़ने की। क्या मम्मी, लड़कियाँ ससुराल में पढ़ नहीं सकती? वो मुझे थोड़ा पढ़ा सकते हैं, नहीं केवल अनपढ़ गवार कहकर मेरा अपमान करते हैं। आप लोग होते तो क्या मुझे अनपढ़ गवार रहती? मेरे को तो डॉक्टर खेलते देखा। पापा हमेशा कहते थे कि मेरी परी डॉक्टर बनाऊंगा। आज उनकी परी नौकरानी बनकर रह गई है। और तो मम्मी, जिनका हाथ पकड़कर मैं इस अनजान घर में आई थी, वो मेरे पति, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। ना मुझे कोई सामान देते हैं, ना दुख दर्द उन्हें मतलब है। गंदी गंदी गालियाँ देना, बात बात पर हाथ उठाना, अपमानित करना, क्या ऐसे ही व्यक्ति
को। पति कहते हैं, मेरे पापा तो ऐसे ना थे, उनका तो कितना प्यार करते थे, ऐसे गालें मैंने नहीं सुनी थी, ना आपको मारते थे। मेरा पति ऐसा क्यों है? यह मेरा दुर्भाग्य ही तो है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरे प्यार से नहीं बोले, ना ही कभी मेरे मन की बात समझने की कोशिश की, ना कभी मेरी इच्छा भी है जानने की समझती। बस दिन भर परिवार वालों की जरूरतें दौड़ दौड़ कर पूरी करो, ताने सुनते रहो और रात को भी सह पति अपना हक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि उसकी इच्छा है कि यह नहीं कि कहीं मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, बस उनके हाथ का खिलाना हो, चाहे जैसे तोड़ मोड़ कर काम किया, मतलब पूरा होने पर करवट बदल सो जाना। अब आप ही बताओ पापा मम्मी, मैं किस लिए जीऊँ जब मेरा किसी के लिए कोई अस्तित्व भी नहीं है? मेरा ना रहना बराबर है, तो मैं क्यों इस मुक्ति पालूं? मम्मी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपकी गोद में सिर रखकर सुख की नींद सोना चाहती हूँ। यह तो अच्छा है कि अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, मगर अगर इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, चाचा चाची अब मुझे रखेंगे नहीं, तो उसे लेकर मैं कहाँ जाती? ये दुनिया बड़ी खौफनाक है, अकेली औरतों को चैन से जीने नहीं देती, नित्य मर मर कर जीऊँ। बच्चा भी मेरी हर तरह दर दर कर ठोकरें खाता, भिखारी बन रही, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जीवन को लीला समाप्त कर लूँ। पापा मम्मी आप रखेंगे मुझे अपने पास, आप तो प्यार करेंगे ना मेरे को, जिसकी मुझे भूखी है, आ रही हूँ मैं मम्मी पापा, कहकर उसने अपने हाथ की नस काट ली और वही फर्श पर लेट गई। पति वही तृंदा सुख से नींद चीर रहा था, उसे धीरे धीरे मृत्यु और अग्रसर हो रही थी। सुबह जब अभी आवाज आई तो चाय दे दो, बहुत देर तक नहीं आई तो उठकर जैसे ही खड़ा हुआ, कमरे में खून देखकर आभा को इस तरह फरा देकर चौंक गया। उसने तुरंत आभा को देखा, सांस चल रही थी, हाथ में पट्टी बांधा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेक करके जवाब दे दिया, सी इज नो मोर। यह सुनते ही वो बदहास सा आभा से लिपट गया। ये क्या किया तुमने? डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। तुरंत पुलिस आ गई, सब मर्जरी रखावा से पूछताछ में जुट गई। अब तो होना वही कार्यवाही होती रहेगी, किंतु पंछी तो शरीर रूप पंजरे से आजाद हो चुका था, शांति की खोज में यह विलीन हो चुकी थी, एक आस लिए प्यार की पाने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेब, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।